हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब आपने विभिन्न प्रकार के मॉडल्स पढ़ लिए हैं, जिसमें जो लास्ट मॉडल था बोर का परमाणु मॉडल, उसके बारे में भी आपने काफी डिटेल से पढ़ लिया है। किंतु उसमें जो बहुत सारी कुछ कमियां रह गई थी, जिसके आधार पर परमाणु की संपूर्ण व्याख्या नहीं हो पा रही थी। इन कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए। उनमें से जो महत्वपूर्ण है प्रयास है, जैसे सोमरफेल्ड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उन्होंने खास तौर पे सब शेल्स की खोज की। जीमान ने जो जीमान प्रभाव, अभी हम बताएंगे बाद में, जीमान ने ऑर्बिटल्स की खोज की। इसी तरह से जो डी ब्रॉगली ने द्वैतीय प्रकृति के बारे में काफी एक्सप्लेन किया। हाइसेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, और श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को, मतलब तरंग यंत्र की अवधारणा को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसके कारण जो मॉडर्न यानी आधुनिक परमाणु की संरचना की लगभग पूरी व्याख्या हो सकी। अब इन सभी नियमों को हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, जिसको अब आगे आप अब देखिए। यहां पर ये आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं। सोमरफेल्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल है, परमाणु संरचना। सेकंड में जीमान इफेक्ट आपको जानना है। थर्ड में डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली समीकरण है। और चौथा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। और श्रोडिंगर ने वेव्स मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, तरंग यंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर, इन 5 नियमों के आधार पर, जो बोर के परमाणु मॉडल में कमियां रह गई थी, लगभग उनका सभी पूर्णतः निराकरण हो चुका है। अब यहां पर एक तरफ से आप इसको समझ लें, शॉर्टकट में ही समझ लें। सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया, जिसके आधार पर सबसे मतलब उपकक्षकों की अवधारणा क्लियर हुई। उन्होंने बताया कि जो परमाणु मॉडल बोर ने प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक वृत्तीय पथ होता है। इस वृत्तीय पथ को उन्होंने मुख्य ऊर्जा स्तर कहा था। अब यहां पर जो ये स्फेरिकल ना होकर के, उन्होंने बताया कि ये वास्तव में परमानेंट स्फेरिकल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कक्षक में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी मुख्य कक्षा के ऊपर और नीचे भी हो सकता है, जिससे उसका जो पथ होता है दीर्घवृत्तीय हो जाता है। ऐसे दीर्घवृत्तीय अंडाकार, इस दीर्घवृत्तीय पथ में यहां पर, जिसमें 2 एक्सिस, एक माइनर और एक मेजर एक्सिस, इसमें 2, एक माइनर एक्सिस होगा, छोटा अक्ष, लघु अक्ष जिसे बोलते हैं, माइनर एक्सिस, और दूसरा है मेजर एक्सिस।
दो एक्सिस में बनते हैं। मतलब घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों एक्सिस बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब वो स्फेरिकल हो जाता है। अन्यथा वो यदि दो एक्सिस होते हैं तो ये एलिप्टिकल हो जाता है। यहां पर ये या ओवम से अंडाकार, एलिप्टिकल पोजीशन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मुख्य कक्षक के, इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया, मुख्य कक्षक के आसपास कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी मेन एक्सिस को छोड़कर उसके ऊपर या नीचे जा सकता है। इसीलिए इस तरह की स्ट्रक्चर को उन्होंने प्रूव किया कि मतलब वास्तव में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित स्फेरिकल या राउंड शेप सेल में न रह करके इलिप्टिकल स्टेज पे रोटेशन करता है। और इस तरह से जब वो रोटेशन करता है, मतलब वो मेन एक्सिस जो मुख्य ऊर्जा स्तर कहलाता है, स्टेटरी लेवल, एनर्जी लेवल जो कहलाती है, उसके अंदर और बाहर भी उससे कम ऊर्जा स्तर के भी कुछ स्तर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, रीजन होते हैं। और उन्होंने इन्हें सब सेल का नाम दिया। क्या दिया? सब सेल, उपकक्षक, सब सेल यानी उप कक्षक। इस तरह से ये सोमरफेल्ड ने अपना परमाणु स्ट्रक्चर दिया। अब दूसरा नंबर में आता है जीवान इफेक्ट। जीवान प्रभाव क्या है? जीवान प्रभाव वास्तव में उपकक्षक के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी पहले कक्षा, फिर उपकक्षा, और तीसरे नंबर में आती है कक्षक, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल्स। तो यहां पर जो मेन सेल होती हैं, सेल के बारे में तो आपने बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ लिया था, सीधी सी बात है। अब जो सब सेल की जो अवधारणा उत्पन्न हुई वो सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल से स्पष्ट हो गया है। इसके बाद उस सब सेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में जीवान इफेक्ट के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। जीवान प्रभाव क्या है? जब किसी भी पदार्थ से, जो हमने शुरू में बताया था कि यदि वो ताप दीप्त अवस्था में आ जाती है तो उससे निकलने वाले जो प्रकाश को यदि स्पेक्ट्रोस्कोप में से होकर गुजारा जाए तो निकलने वाले प्रकाश में कलर डिवाइड हो जाते हैं। मतलब एक जो कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रंगों का एक वर्णक्रम प्राप्त होता है। अब यदि उस पदार्थ को किसी इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी मैग्नेटिक क्षेत्र में से होकर गुजारा जाए तो उस निकलने वाले स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं उनमें भी और पतली बारीक रेखाएं दिखाई देती हैं। यदि हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें और भी बहुत सारी सूक्ष्म बारीक रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसे ही जीवान प्रभाव कहते हैं। और इसके द्वारा उन्होंने ये प्रूफ किया कि वास्तव में सब सेल के अंदर कुछ और छोटे स्तर के भी कक्षक होते हैं, सेल्स होते हैं। उसे उन्होंने ऑर्बिटल्स या कक्षक कहा, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये आपने जीवान प्रभाव देखा। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर में डी ब्रोगलीस इक्वेशन। डी ब्रोगली ने अपना जो ड्यूअल थ्योरी दिया था कि जो जिस तरह से कोई भी छोटा कण, सूक्ष्म कणों के लिए यहां पर दिया गया है। सूक्ष्म कण मतलब जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रकाश की प्रकृति होती है, दोनों ही द्वैतीय प्रकृति रखती हैं। कभी वो कणिका के समान व्यवहार करती है,
मतलब प्रकाश की प्रकृति में आपने देखा कि एक फोटोन बंडल के रूप में ऊर्जा पैकेट के रूप में थ्रो होती है कंटिन्यूअस, तो वो कभी कणिका के रूप में, कार्पस्कल्स के रूप में और कभी वेव्स के रूप में कंटिन्यूड ये चलते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं। इसी तरह से द्रव्य कणों के बारे में आइंस्टीन ने अपना जो इक्वेशन दिया था, सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि घूमते हुए द्रव्य कण जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं वो भी दो तरह की प्रकृति रखते हैं, यानी दोहरी प्रकृति रखते हैं। कभी वो कणिका के समान व्यवहार करते हैं और कभी उनकी प्रकृति वेव्स टाइप हो जाती है, तरंगी प्रकृति हो जाती है। इन्हीं दोनों नियमों को, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है और आइंस्टाइन का सिद्धांत है, दोनों को कंपैरिजन करके और इक्वल पोजीशन लेकर के डी ब्रॉगली ने अपना समीकरण प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि यदि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E = hv और आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार E = mc² है, जहां पर यहां पर E का मान एक फोटॉन बंडल hv के बराबर हो गया। और यहां पर आइंस्टीन के अनुसार चूंकि उन्होंने द्रव्य कणों पर दिया था, तो mc², m जहां उस कण का मॉस यानी द्रव्यमान है और c बराबर प्रकाश का वेग है। तो अब यहां पर यदि E = hv है और E = mc² है, दोनों की पोजीशन हम इक्वल मान लें। यदि दोनों को कणिका के समान मान लिया जाए या तरंग के समान मान लिया जाए, तो यहां पर mc² = hv आप रख सकते हैं बड़े आराम से। यहां पर अब चूंकि आपको मालूम है कि यदि ये भी वेव्स के रूप में कन्वर्ट हुआ तो v = इसको न्यू भी बोल सकते हैं, अपन लोग भाषा में v बोलते हैं, v = cy λ होता है। अब यदि इस मान को हम यहां पर रखें तो ये इक्वेशन हो जाएगा mc² = h × cy λ, यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर c और c कैंसिल हो गया, तो mc = hy λ, तो यहां पर लैम्डा इक्वल हो जाएगा h/mc, ये तरंग के लिए। अब यदि इसी को आप कणिका के रूप में लिखें तो यही आगे चल करके लैम्डा इक्वल h/mv भी आप लिख सकते हैं। यही है डी ब्रॉगली समीकरण। बड़े आराम से आप इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डी ब्रॉगली इक्वेशन पूरा होता है। अब अगला पॉइंट, अब अगले नंबर में जो चौथे नंबर में है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के आधार पर किसी भी सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण जो गतिशील है, घूमते हुए किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग, पोजीशन और मोमेंट्स, स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। यही है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। क्योंकि उन्होंने बताया कि यदि मान लीजिए कि यहां पर पोजीशन यानी स्थिति की अनिश्चितता को यदि हम पोजीशन की अनसर्टेनिटी को मान लो डेल्टा x यानी डेल x से लें और
मोमेंटम के अनसर्टेनिटी को हम डेल पी से लें, यानी डेल्टा पी हो, तो इन दोनों का गुणनफल यानी डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल लगभग बराबर या बड़ा होगा h अपान 4 पाई से। यही है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका थोड़ा सा रीजन आप समझ लें। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि एक अपने पथ में घूम रहा है, आप इसको समझें थोड़ा सा। ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन इसको आप समझ लें कैसे। मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी ये पोजीशन है और इसका मोमेंटम यानी संवेग, दोनों यदि हमें एक ही समय पे देखना है, निर्धारण करना है, तो इसके लिए कोई भी वस्तु, ये तो आप जानते हैं कि तभी हमको दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश की किरण यानी रेस कोई भी टकरा करके हमारे आंखों के रेटिना तक वापस आती है, तभी तो वो हमें दिखाई देता है। अब ये सूक्ष्म कण है, इतना माइनर है, इतना छोटा है कि आप साधारण आंख से तो उसको देख नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई ना कोई लेजर या अन्य किसी भी विकल्प यानी रेस की जरूरत पड़ेगी। जब हम मान लीजिए कि इसको लेजर से उसको देखना चाहते हैं, उसको लाइटिंग करेंगे, प्रकाशमान करेंगे, तो निश्चित रूप से जब उसमें पड़ेगा प्रकाश तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। जब एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी तो उसका संवेग भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो संवेग भी बदल जाएगा और उसकी यदि हम संवेग को देखना चाहें तो उसकी पोजीशन अलग हो जाएगी। इसीलिए इसकी स्थिति, पोजीशन और मोमेंटम, संवेग और स्थिति का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। यही है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब ये जो 5वां पॉइंट है, ये श्रोडिंगर का समीकरण है, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर जो प्रकाश मतलब कण या प्रकाश की द्वैत प्रकृति की जो मैकेनिकल यांत्रिकी अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें किसी भी परमाणु में जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक है या बहु इलेक्ट्रॉनिक है, वो जो रोटेशन करता है उसकी ऊर्जा एनर्जी बदलती नहीं है। यहां पर उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया था H psi इक्वल E psi। यहां पर ये H एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन कहते हैं। इसके आधार पर किसी भी कण की जो एनर्जी लेवल है वो इक्वल रहती है, मतलब वो स्थिति बदलती नहीं है, एक निश्चित रेंज पे वो गति करता है और समय के साथ साथ उसके एनर्जी लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से इन नियमों के आधार पर किसी भी परमाणु के नेचर, प्रकृति और उसकी संरचना की संपूर्ण व्याख्या की जा सकी। अब हम जो अगली चीजें हैं अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।